धारणा के सवालों को करते समय आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि कथन में दी गई परिस्थितियों में कहने के पहले उस व्यक्ति के मन में क्या विचार था, वही पूर्व धारणा है। जैसे मैंने आपसे कहा था, जब भी ये शब्द दिया गया हो विज्ञापन और फिर उसके बाद कोई बात कही गई, इसका तात्पर्य है कि विज्ञापन करने वाली संस्था कौन सी है, उसके उद्देश्य क्या है, हमें वही चीज समझ लेनी होगी। यही आपकी पूर्व धारणा में कह रहा है। एक बार दूसरा आप ध्यान रखिएगा कि पूर्व धारणा कभी भी कथन के विपरीत नहीं। जैसे अगर किसी संस्था ने कोई सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी ये नहीं होगा कि उसके नीचे दी गई पूर्व धारणा ये सत्य हो जाए कि लोग उसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व धारणा ये हमेशा तय होता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है तो हमेशा ये सोच के कहता है, पॉजिटिव सोच के कहता है कि ऐसा होगा। जैसे कि अभ्यास प्रश्न करते समय 12वें प्रश्न में दिया गया है, उच्च शिक्षा के लिए कर्मचारियों के द्वारा आवेदन दिया गया। बारहवां प्रश्न आप देखेंगे, संगठन के अधिकांश कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा को जारी रखने के लिए 2 वर्ष के विशेष विश्राम अवकाश हेतु आवेदन किया। ठीक, यहाँ पहली पूर्व धारणा है, संगठन का प्रबंधन इन अधिकांश कर्मचारियों की छुट्टी को स्वीकृत नहीं कर सकता। और दूसरा है, ये कर्मचारी अपने विश्राम अवकाश के दौरान अपनी शिक्षा को पूर्ण करने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ 2 बातें हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें, पहली पूर्व धारणा, संगठन का प्रबंधन इन अधिकांश कर्मचारियों की छुट्टी को स्वीकृत नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं कि कथन से विपरीत, और मैंने कहा हमेशा ध्यान रखना है, कथन से विपरीत पूर्व धारणा कभी स्वीकार नहीं की सकती, हो ही नहीं सकती। अगर आप अवकाश के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी प्रत्याशा क्या होगी? अवकाश को स्वीकृत किया जाए, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से यहाँ पर 13वें प्रश्न में अगर आप देखेंगे, कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर में सेल फोन के इस्तेमाल को रोकने का निर्देश दिया। पहली पूर्व धारणा है, छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का उपयोग बंद कर सकते हैं, क्योंकि कथन का समर्थन करती है पूर्व धारणा, इसलिए हम इसे क्या कर लेंगे? स्वीकार करेंगे। दूसरी पूर्व धारणा, छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का उपयोग जारी रख सकते हैं, ये पूर्व धारणा कथन का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। तो क्या इसे स्वीकार करेंगे? ये महत्वपूर्ण नियम है पूर्व धारणा के अंतर्गत कि कभी भी पूर्व धारणा कथन का विरोध नहीं करती, इसको ध्यान रखें। ठीक है, इसके जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं, उन उत्तरों को हम सबसे आखिर में देखेंगे, जो भी आपकी शंकाएं समाधान होंगे। उसके पूर्व हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं आपका तर्क परीक्षण। तर्क कमजोर है अथवा नहीं। ठीक, सबसे पहला शब्द आता है कि दरअसल तर्क है क्या? तर्क 2 घटनाओं के मध्य संबंध को बताने वाली युक्ति है, अथवा 2 कथनों को, जो कथन जो जोड़े गए हैं, उन कथनों को किन आधार पर जोड़ा गया है, उसको बताने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। तर्क का प्रयोग कई जगह किया जाता है। कार्य कारण संबंध के बीच तर्क का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु के मध्य अनुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तर्क का प्रयोग करते हैं। पूर्व धारणा में भी किसका प्रयोग करते हैं? तर्क का प्रयोग करते हैं। यदि तर्क की समझ कमजोर हो तो ऐसे में ये नुकसान होने की पर्याप्त संभावना होती है कि इन सभी प्रकार के प्रश्नों में आप गलतियां कर सकते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी बात के लिए संगत तर्क कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तर्क को समझने की कुछ युक्तियां, ऐसा देख लिया जाता है कि कौन कौन सी बातें उस पर लागू होंगी और कौन कौन सी बातें उस पर लागू नहीं।
सिविल सेवा परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें प्रश्न इतना मात्र होता है कि तर्क मजबूत है या कमजोर है, यह पूछा जा सकता है। किसी भी प्रश्न में दिया जाएगा, एक कथन दिया जाएगा, कथन के पश्चात 1 2 4 तर्क दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन कौन से तर्क मजबूत हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है, ये ध्यान रखें। जिसके लिए आपको सदैव एक श्रेणी बना लेनी है, एक तरीका खोज निकालना है कि आखिर कौन कौन सी बातों को हम शामिल करेंगे जिनके अंतर्गत मजबूत तर्क माने जाएंगे और कौन कौन सी बातें होंगी जिनके अंतर्गत तर्क कैसे होंगे, कमजोर। ठीक, तो सबसे पहले नोट करते हैं कौन कौन सी बातों को हम मजबूत तर्क की श्रेणी में रखें। मजबूत तर्क के अंतर्गत नंबर 1, तर्क को कथन के साथ संगत होना चाहिए। नंबर 2, तर्क निष्कर्ष मूलक होना चाहिए। अर्थात तर्क उन सभी परिस्थितियों की समुचित व्याख्या कर स्वयं को संगत सिद्ध करता हो। नंबर 3, वे तर्क भी मजबूत माने जाते हैं जिनमें कोई वैज्ञानिक तथ्य दिया गया। अगला, वह तर्क जिसमें किसी विषय विशेषज्ञ का कथन मौजूद हो, उसे स्वीकार किया जा सकता है। यहां थोड़ा सा ऐसे समझ लें। मान लीजिए परिवार नाम की संस्था के संबंध में कोई कथन दिया गया और उस संस्था के संबंध में कोई तर्क दिया गया है और उस तर्क में किसी समाजशास्त्री के कथन का उल्लेख है, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि परिवार नाम की संस्था का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है, समाजशास्त्र। ऐसी स्थिति में समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया जो कथन है उस कथन को स्वीकार किया जा सकता है। तभी किया जा सकता है जब वो संगत हो। ऐसा ना हो कि कथन में दिया गया परिवार हो और समाजशास्त्री वर्णन करता हो विवाह का, उसे हम स्वीकार नहीं, तभी स्वीकार करेंगे जब वो संगत। ठीक है, अगला कितने हो गए, 4 5।
वे तर्क जो कि तथ्यात्मक रूप से कथन को सिद्ध करते हो, स्वीकार किए जा सकते। अब लिखिएगा कमजोर तर्क। कमजोर तर्क नंबर 1, यदि तर्क में केवल या एकमात्र शब्द दिया गया तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।